हेलो फ्रेंड्स। हेलो। अ, स्वागत है आपका फेसबुक लाइव पर। मेरा नाम अनामिका है और मैं जेएनयू में रिसर्च स्कॉलर हूँ। और अभी मेरा हिंदी में ही रिसर्च चल रहा है एमफिल में। तो आज हम लोग एमए हिंदी लिटरेचर को लेकर बात करेंगे कि उसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो उन सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। जी, दो लोग अभी दिखाई दे रहे हैं जो लाइव हैं। और लोगों को भी आने दीजिए। जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जेएनयू में बीए हिंदी की पढ़ाई नहीं होती। यहाँ पर डायरेक्ट एमए में ही हिंदी लिटरेचर की पढ़ाई होती है। तो आपके लिए काफ़ी टफ हो जाता है कि आप सिलेबस कैसे फॉलो करें। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप डीयू का सिलेबस देख लीजिए, बीएचयू का सिलेबस देख लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जेएनयू में एमए लिटरेचर की तैयारी कैसे करनी चाहिए, आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, कौन सी किताब आप पढ़ें, कौन सी स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना चाहिए। तो उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जेएनयू में पिछले साल से ही 2019 से क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। उससे पहले जेएनयू में एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होते थे, लेकिन पिछले साल से ऑब्जेक्टिव हो गए हैं और इस बार भी एनटीए ऑब्जेक्टिव ही पेपर लेगा। तो आपको कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव सवाल को ही हल करना है। तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव बुक ही पढ़ें, आपको सब्जेक्टिव बुक भी पढ़ना पड़ेगा, जिसकी कुछ लिस्ट मैं आपको बताऊंगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक मैं आपको बताऊंगी जिससे पढ़कर आप जेएनयू एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हिंदी लिटरेचर के लिए मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट करती हूँ, जिसमें सबसे पहला बुक है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। उसको आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उसे बिना पढ़े आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक तरह से एक सतह है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। तो इसके बाद जो दूसरी बुक है वो है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जिस बुक को लिखा है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। ये बिल्कुल पतली सी बुक है, 100 या 150 पेजेस के हैं। आप उसको पढ़िए, ठीक है। और जो तीसरी बुक है वो है ऑब्जेक्टिव, गोविंद पांडे की बुक है। उस बुक का नाम है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। मतलब आप इसको याद करने के तौर पर आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इसे पढ़ने से पहले आपको ज़रूरी है इन दोनों बुक को पढ़ना, जिसका नाम मैंने आपको पहली जो बुक है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और दूसरी जो बुक है वो है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। ये दोनों बुक आपको ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ने से पहले पढ़ना होगा, तभी आपको ऑब्जेक्टिव सवाल समझ में आएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी टॉपिक को याद करने से पहले हम उसके ऑब्जेक्टिव नहीं ढूंढते, हम उसका ऑब्जेक्टिव कलेक्ट नहीं करते। पहले हम उस बुक को पढ़ते हैं, फिर उसमें से ऑब्जेक्टिव छांटते हैं। तो यही सेम काम आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए करना है।
उसके ऑब्जेक्टिव सवाल आप खुद बनाएं, नोट्स बनाएं, फिर उसको याद करें। इसके साथ ही मैं आपको बुक से कुछ बेसिक जानकारी दूंगी कि आपको बुक में भी क्या क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बुक के सारे चीज़ ही आपको पढ़ लेना है। बुक तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन उसमें जो मेन पॉइंट है उसे आप कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 3 बुक का नाम मैंने आपको बताया। इसके साथ ही आप इग्नू स्टडी मटेरियल को भी फॉलो कर सकते हैं। इग्नू में जो बीए में जो पढ़ाया जाता है, जो वहाँ का सिलेबस है, आप उसको एक बार देखिए, उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। उसके साथ ही आप यूजीसी नेट का जो 10 साल का क्वेश्चन पेपर है, ऑब्जेक्टिव में है वो, आप उसको एक बार देख लीजिए, उससे भी आपको मदद मिल जाएगी। लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें सबसे जो पहला चीज़ है, आप क्या पढ़ेंगे। जो भी हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। जैसे इसमें 4 काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। लेकिन ये सब चीज़ें उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जो जिनका हिंदी बैकग्राउंड नहीं रहा है, उन्होंने ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से किया है। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मैंने हिंदी पढ़ा नहीं है, ग्रेजुएशन में मेरा इकोनॉमिक्स था, इंग्लिश लिटरेचर से मैंने पढ़ाई की है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है हिंदी लिटरेचर में है, तो मैं हिंदी लिटरेचर से पढ़ना चाहता हूँ। तो उन स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल ना घबराएं। आप ये दोनों बुक और ये जो ऑब्जेक्टिव की एक तीसरी बुक है, वो तीनों फॉलो करेंगे तो ये एग्ज़ाम बहुत ईजिली आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप पढ़ें कैसे, तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। सबसे पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें आप देखिए कि पहला जो काल है आदिकाल, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन के अंतर्गत ही आता है। हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांट दिया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन चारों कालों को आपको पढ़ना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप आदिकाल में क्या पढ़ें, आदिकाल में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। इवन मैं बाद में भी आपको बताऊंगी कि किस काल से कितने सवाल पिछले साल आए हुए हैं, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल यही डिस्कस करूंगी कि आदिकाल में क्या क्या, आदिकाल से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आदिकाल का नामकरण किसने किया। आदिकाल जो है उसका नाम आदिकाल किन्होंने दिया, ठीक है। ऐसे सवाल आते हैं, इवन पिछले साल जेएनयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं हिंदी लिटरेचर में। तो आप इसको ज़रूर देखें कि आदिकाल नाम किसने दिया। इसके साथ ही आदिकाल में बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जैसे विजवपन काल है और सिद्ध सामंत काल है, वीर काल है। तो इस तरह से इन सब के नाम आपको जानने होंगे कि ये जो नाम है नामकरण किन्होंने किया। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें, ये सवाल आएंगे ही आएंगे। और दूसरी जो चीज़ है, आदिकाल में सामाजिक स्थिति। आदिकाल जब से स्टार्ट होता है 1050 से 1375 के बीच में, तो उस बीच में उसकी सामाजिक स्थिति क्या थी, राजा कौन थे उस वक्त। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताऊंगी कि उसमें कवियों को किस तरह से बांटा गया है। तो उसमें सिद्ध कवि मिलते हैं, नाथ कवि मिलते हैं, जैन कवि मिलते हैं। इन तीनों को आप ज़रूर पढ़ें। जैसे सिद्ध में आते हैं ये सरहप्पा आते हैं, तो उनके बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर लें, क्योंकि उससे सवाल आते ही आते हैं। फिर दूसरी जो चीज़ है वो है आदिकाल के लास्ट में दिया गया है खुसरो और विद्यापति के बारे में। तो इन दोनों के बारे में भी आपको मोटा मोटी जानकारी होना चाहिए, और इन दोनों की रचनाओं को आप याद कर लें, और इनकी जो पंक्तियां हैं, कविताओं की पंक्तियां हैं, आप उसको ज़रूर थोड़ा याद कर लें। क्योंकि 2019 में खुसरो की एक पंक्ति आई थी, गोरी सोवे सेज पर। ये जो पंक्ति है खुसरो की पंक्ति है, ये पिछले साल ही एमए हिंदी लिटरेचर में आई हुई हैं। तो आप ये दोनों राइटर को ज़रूर देख लें। सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, हम इसे फिर से कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद आदिकाल के ठीक बाद आता है भक्तिकाल।
अब भक्ति काल में हमें क्या पढ़ना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आदिकाल में ये समस्या है नामकरण को लेकर, लेकिन भक्ति काल में ऐसा नहीं है, तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप भक्ति काल में क्या क्या पढ़ें इसके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूंगी। तो भक्ति काल में आप पढ़ने की इसमें एक टॉपिक आता है भक्ति काल का उदय। ठीक है, आदिकाल के ठीक बाद भक्ति काल आ गया, तो इसके उदय होने के क्या कारण थे इसके बारे में आप जानें। और जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये सब कुछ आपको जो बुक की लिस्ट मैंने आपको बताई है उसमें आपको मिल जाएंगे। बस आप अच्छे से पढ़ाई करें और ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। तो भक्ति काल में आप क्या क्या पढ़ें मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ कि भक्ति काल का उदय के बारे में आप पढ़ लें, और उसमें विभिन्न संप्रदाय हैं, संप्रदाय के बारे में आप जानें। उसके बाद उसमें दो धाराएं मिलती हैं, सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण धारा में कौन कौन से कवि आते हैं, निर्गुण धारा में कौन कौन से कवि आते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि दोनों धाराओं के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। जैसे मैं आपसे सवाल करूं कि कबीर किस धारा के कवि हैं, जब आप पढ़े रहेंगे सगुण धारा और निर्गुण धारा तभी आप बता पाएंगे कि कबीर किस धारा के कवि हैं। तो ऐसे सवाल आएंगे। और जैसा कि भक्ति काल में बहुत सारे कवि हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें आप किन किन कवियों को पढ़ें इसकी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। पहले कबीर हैं, आप कबीर को बहुत अच्छे से पढ़ें, उनकी रचनाओं को पढ़ें, उनकी पंक्तियों को अच्छे से याद कर लें क्योंकि इससे सवाल आते ही हैं। और उसके बाद है जायसी। जायसी का पद्मावत। पद्मावत के बारे में आपको मोटा मोटी जानकारी होनी चाहिए। पद्मावत कब लिखा गया, उसके केंद्र में क्या है, किसे आधार बनाकर पद्मावत लिखा गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप पढ़ लें। उसके बाद तुलसीदास। तुलसीदास तो बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, तो उनके बारे में आपको जानना चाहिए। और उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जो है वो है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस के बारे में भी आप जाने। जैसे कि 2019 में जेएनयू में ही सवाल आए हुए थे कि रामचरितमानस में कांडों की संख्या कितनी है, ये सवाल आए हुए हैं पिछले साल ही। तो रामचरितमानस को आप ज़रूर पढ़ लें। सॉरी, उतना आप पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए कि रामचरितमानस कब लिखा गया, वो कितने खंडों में है। तो ये चीज़ें आपको जाननी होंगी। उसके बाद है सूरदास, फिर नंददास, रसखान, रहीम, मीरा। इन सब के बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी, मतलब बस उनकी रचनाओं के बारे में आपको जानना होगा कि उनकी रचनाओं में क्या है, वो किस ईयर में लिखा गया है, उसका मतलब सन क्या है। तो वो सब चीज़ें आप पढ़ें। उसके बाद है रीतिकाल। ये दो काल तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल पूछे जा सकते हैं, जो कि ये दो कालों के बारे में मैंने आपको बताया। अब तीसरा काल है वो है रीतिकाल। अब रीतिकाल के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे तो बहुत कम सवाल ही आए थे पिछले साल रीतिकाल से, और इससे बहुत ही कम सवाल पूछे जाते हैं। आदिकाल और भक्तिकाल से सवाल ज़्यादा आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप दो ही काल पे फोकस करें, इन दोनों को तो फोकस ही करें, साथ में आपको इस काल को भी लेकर चलना होगा, यानी कि रीतिकाल को भी आपको साथ लेकर चलना होगा। तो रीतिकाल में भी आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि रीतिकाल जो है ये नाम, रीतिकाल नाम किन्होंने दिया है, रीतिकाल का नामकरण किन्होंने किया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आचार्य शुक्ल द्वारा ही रीतिकाल का नामकरण किया गया है। ठीक है, और आगे इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो काल है रीतिकाल, इसमें श्रृंगारिक रचनाएं ज़्यादा होती थीं, और जो दरबारी कवि होते थे वो अपने आश्रयदाताओं के लिए कविता करते थे। क्लियर। उसके बाद आगे इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि रीतिकालीन काव्य में कितनी धाराएं हैं, मतलब कि रीतिकाल जो है वो कितनी धाराओं में बटा हुआ है, ये सवाल आ सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि रीतिकाल जो है उसे 3 धाराओं में बांटा गया है। पहला है रीतिबद्ध धारा, दूसरा है रीति सिद्ध धारा, और तीसरा है रीति मुक्त धारा। अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि इन तीनों काल के भीतर कौन कौन से कवि आते हैं।
जैसे पिछले साल भी काफ़ी सवाल आए हैं इस तरह के कि घनानंद किस काल के कवि हैं, सॉरी किस धारा के कवि हैं, तो ऐसे सवाल आएंगे। तो आपको याद रखना है कि रीतिबद्ध धारा के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं, रीति सिद्ध धारा के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं, रीतिमुक्त धारा के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। और साथ में ही मैंने ये लिख दिया है कि रीतिबद्ध धारा के अंतर्गत केशवदास, मतीराम, पद्माकर ये कवि आते हैं। मतलब मैंने इम्पोर्टेंट कवियों को ही लिया है जिससे आपके सवाल आ सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है। उसके बाद है रीतिसिद्ध। रीतिसिद्ध में आते हैं बिहारी। और रीतिमुक्त में 4 कवि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। ये जितने भी कवियों के नाम मैंने आपको बताए हैं, इनकी रचनाओं को आप याद कर लें और रचनाओं के सन को याद कर लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बहुत मतलब जैसे कि रीतिबद्ध में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं केशवदास। तो केशवदास की रचनाओं को आप इस तरह से याद करें कि वो रचना प्रबंध काव्य में लिखा गया है या मुक्तक काव्य में, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है। और पिछले साल घनानंद से भी सवाल आए हुए थे रीतिकाल से ही, तो इन सारे सवाल को आप देख लें। उसके बाद मैं आधुनिक काल के बारे में आपको बताऊंगी। ये काफ़ी बड़ा हो जाता है और इसे मतलब मैंने छोटे छोटे पॉइंट लिख रखे हैं कि पिछले साल को हिसाब में रखते हुए कि पिछले साल आधुनिक काल से किस पोर्शन से कितने सवाल आए थे। तो सबसे पहली बात जो है, आधुनिक काल में आपने देखा होगा कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, ये सारी चीज़ें आधुनिक काल के अंतर्गत ही आती हैं। तो इनमें से क्या सवाल पूछे जा सकते, किस तरह के सवाल होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कहानी के बारे में। अब जब आप कहानी पढ़ते हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कहानी में भी किस तरह के सवाल, कहानी से किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो कहानी जब आप पढ़ते हैं तो उसके केंद्र में क्या है, वो किस मुद्दे को रखकर लिखा जा रहा है, उसके बारे में आप जानें, ठीक है। और फिर कहानी के सन, कहानी के लेखक, इन सब के बारे में आपको पूरी अच्छी जानकारी होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने कहानी तो याद की और लेखक का नाम आपको याद नहीं है। तो आपको कहानी के साथ लेखक का नाम भी याद रखना होगा, उसका सन याद रखना होगा और उसके पात्र को भी आपको याद रखना होगा। और ये सब जो चीज़ें ऑब्जेक्टिव जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसके लिए आप गोविंद पांडे की बुक को फॉलो कर सकते हैं। उसके पीछे में लास्ट साइड जो पेज हैं उसमें दिया गया है कहानियों के बारे में, कहानी के पात्र को लिखा गया है, उसके सन के बारे में बताया गया है, उसके लेखक के बारे में बताया गया है। मतलब ऑब्जेक्टिव सवाल है वो, पूरी तरह से आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर कहानी में ये तीनों चीज़ों को आपको याद रखना होगा। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि पिछले साल जेएनयू में ये सवाल आए थे। उसने कहा था जो कहानी है गुलेरी जी का, उससे सवाल ये पूछा गया था कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। ये सवाल आए हुए हैं पिछले साल ही। तो आपको ऐसे ही सवाल इस बार भी आएंगे। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा किसी कहानी को लेकर, जैसे कि कफन से पूछ दिया जाएगा कि माधव और बुधिया किस कहानी के पात्र हैं। तो आप जब कफन कहानी पढ़े रहेंगे तभी आप उसके जवाब दे पाएंगे। तो ऐसे सवाल आएंगे। उसके बाद ये शव यात्रा जो कहानी है वो भी पिछले साल आए हुए हैं। इसमें पूछा गया था कि शव यात्रा के लेखक कौन है। ये सवाल आए हुए हैं। तो आप इस तरह के कहानियों को ज़रूर देख लें। और एक चीज़ और कि जो भी अब तक भारत विभाजन पर कहानी और उपन्यास लिखे जा चुके हैं, आप उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि वो सवाल भी आए हुए हैं 2019 में। तो मैंने बहुत अच्छे से कलेक्ट कर रखा है कि किस किस पोर्शन से ज़्यादा सवाल आए हुए हैं और जैसे कहानियों में ही किस तरह के सवाल हैं, तो वो सारे कलेक्ट करके मैंने रखे हैं और आपको मैं बता रही हूँ कि आप इस तरह से
ध्यान में रखते हुए पढ़ें। इसके बाद है उपन्यास। अब उपन्यास में किस तरह के सवाल आएंगे? पहली बात तो ये कि मैंने आपको कहानी के बारे में बताया कि आप ये याद रखें कि उसके पात्र कौन है, लेखक कौन है, उसके केंद्र में क्या है। ये सेम चीज़ें आपको उपन्यास के अंतर्गत भी याद रखना होगा कि उपन्यास के केंद्र में क्या है, उसके पात्र कौन है, उसका ईयर कौन सा है। तो ये इस तरह के सवाल आएंगे। जैसे कि पिछले साल एक सवाल आया था कि जासूसी उपन्यास के जन्मदाता कौन है। तो ये भी आप ज़रूर पढ़ लें कि जैसे कि जासूसी उपन्यास है, राजनीतिक उपन्यास है, तिलिस्मी उपन्यास है। तो ये सारे उपन्यास के जन्मदाता कौन कौन हैं, तो इसको आप पढ़ लेंगे, गोविंद पांडे की बुक में आपको मिल जाएंगी। इसके बाद है कविताओं के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो कविता के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं जिनकी पंक्तियों को आपको याद रखना होगा, क्योंकि पंक्तियों के बारे में हमेशा हर साल हर यूनिवर्सिटीज़ में सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। इवन नेट के सिलेबस भी आपने देखा होगा, उसमें भी बहुत सारी कविताओं की लिस्ट लगी हुई है और उस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इवन पिछले साल जेएनयू में भी सबसे जो पहला सवाल था वो शायद मुक्तिबोध या अज्ञेय की पंक्तियों से ही शुरू किया गया है। पहला सवाल ही पंक्तियों को पहले सवाल के रूप में पंक्ति को ही रखा गया है, कविता की पंक्ति को ही रखा गया है। तो आप कविताओं की पंक्तियों को देखें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि और उनकी कविताओं को पढ़ लें, जिसमें से मैंने कुछ नाम लिख रखे हैं कि आप अज्ञेय को पढ़ लीजिए, मुक्तिबोध को पढ़ लीजिए, धूमिल को पढ़ लीजिए, नागार्जुन को पढ़ लीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप छायावाद के जो कवि हैं, चार जो स्तंभ माने जाते हैं, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और हमारे निराला, तो उन चारों को आप ज़रूर देख लेंगे क्योंकि महादेवी वर्मा से भी 2019 में सवाल आए हुए हैं। तो इस बार पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि जयशंकर प्रसाद और त्रिपाठी निराला से भी सवाल आएंगे ही आएंगे। तो आप ये चारों राइटर को ज़रूर पढ़ें, इनकी कविताओं को पढ़ें और ये भी ध्यान रखें कि कौन सी रचना को कौन से पुरस्कार मिला हुआ है। जैसे कि सवाल आए हुए थे 2019 में ही कि महादेवी वर्मा को यामा पर कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, ये सवाल आए हुए हैं। तो इस तरह से आप देख लें। आगे है रिपोर्ताज से भी एक सवाल आए हुए थे कि पहला रिपोर्ताज कौन सा है। तो रिपोर्ताज में आपको ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, बस आपको ये याद रखना है कि रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, पहला रिपोर्ताज कब लिखा गया, किन्होंने लिखा। तो ये चीज़ें आप याद रखें क्योंकि पॉसिबिलिटी बनती है आने की। आगे है जैसा कि मैंने बताया आपको पुरस्कार को लेकर, तो पुरस्कार से भी 3 सवाल आए हुए हैं। तो उसमें मैंने लिखा है कि जैसे वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और जैसे कि सवाल था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कवि हैं। अब आपको कवि याद रहेंगे तभी तो आप उसमें टिक लगा सकेंगे कि हाँ ये कवि जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो आप थोड़ा सा देख लें, वो ज़्यादा का नहीं है, बस 1 पेज में लिखा हुआ है गोविंद पांडे की बुक में। मुश्किल से 30-40 राइटर होंगे, आप उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे फिर आलोचनात्मक पुस्तकों के बारे में आप थोड़ी जानकारी रखिए क्योंकि आलोचनात्मक पुस्तक के नाम पूछे जाते हैं। आलोचनात्मक पुस्तक के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत ये जानना ज़रूरी है कि उसके लेखक कौन है, वो कौन से सन में लिखा गया है, ठीक है। ये चीज़ें आप जानें क्योंकि एक पुस्तक 2019 में आए हुए थे, आलोचक और आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है। ये जो पुस्तक का नाम है आलोचक और आलोचना, इसके लेखक कौन है। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। और इसके बाद मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको देना चाहूँगी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आलोचक हैं उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। उनकी रचनाओं के बारे में आप जानें, जैसे कि भारतेंदु के बारे में आप जानें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में आप जानें, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, ये सब बहुत ही ज़रूरी नाम है
इनको आप पढ़ें, इनकी रचनाओं को पढ़ें, इनकी आलोचनाओं को ज़्यादा मतलब नहीं पढ़ पाएंगे आप, लेकिन उनके सन आप ज़रूर याद रखें। फिर जैसे मैंने आपको उपन्यास के बारे में बताया था, तो एक सवाल आया हुआ है कि का हंस किस कवि के बारे में है। मैंने जैसे बताया कि किसी भी उपन्यास को पढ़ने से पहले आपको ये पता मतलब पढ़ें तो आपको ये पता हो कि वो किसे केंद्र में रखकर लिखा गया है। तो ये सवाल आया हुआ है कि मानस का हंस किस कवि के बारे में है। जब आप पढ़े रहेंगे आपको पता होगा कि मानस का हंस किस कवि के बारे में। ऐसे मैं बता दे रही हूँ कि ये तुलसीदास के बारे में लिखा गया है मानस का हंस। ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस काल से कितने सवाल आए हुए थे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है ताकि आइडिया लगा सके कि कौन से काल को आप कितना टाइम दें, ताकि आपका एक टाइम मैनेजमेंट आप कर सकें और एक बहुत अच्छे से आपको टाइम भी मिल पाएगा और आप हर चैप्टर को अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि सवाल में 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 नंबर का आपको पूछा जाएगा और उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, हम फिर से कंटिन्यू करते हैं इसको। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि किस काल से कितने सवाल आए थे, और इससे आपको ये हेल्प मिलेगा कि आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस काल को कितना समय देना चाहिए। टोटल 100 सवाल होते हैं और किस काल से कितने सवाल आए हैं इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। आदिकाल से टोटल 14 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, आदिकाल से 14 सवाल आए थे। और भक्ति काल, जो कि इस काल का सबसे बड़ा काल है, आधुनिक काल को अलग रखिए अभी, ये आदिकाल से और रीतिकाल से बड़ा काल है भक्ति काल। भक्ति काल में टोटल 18 सवाल पूछे गए थे। उसके बाद है रीतिकाल। रीतिकाल में 10 सवाल पूछे गए थे। आदिकाल में 14 सवाल पूछे गए थे, भक्ति काल से 18 सवाल पूछे गए थे और रीतिकाल से टोटल 10 सवाल थे। अब हम बात करेंगे आधुनिक काल की। आधुनिक काल में भी बहुत आधुनिक काल तो एक हाँ, तो आधुनिक काल में सबसे पहले हम बात करेंगे उपन्यास की। उपन्यास में टोटल 12 सवाल आए थे। हाँ, सॉरी, एक सवाल आया है कि जेएनयू में टोटल कितनी सीटें हैं। तो मैं आपको सीटों के अभी मैं इसको थोड़ा लेट से बताऊंगी, पहले मैं इनका सवाल का जवाब दे देती हूँ। देखिए चेतन, एमए हिंदी लिटरेचर में टोटल 39 सीटें हैं, जिसमें से जनरल के लिए 15 सीटें हैं और एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 3 और ओबीसी के लिए 11 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस 4 सीटें हैं। टोटल 39 सीटें हैं और इसमें 2 सीटें और ऐड हैं जो कि पीडब्ल्यूडी के लिए है, यानी टोटल 41 सीट हैं, जो कि पीडब्ल्यूडी का अलग निकाल दे तो टोटल 39 सीटें हैं, जिसमें जनरल का 15, एससी का 6 और एसटी का 3, ओबीसी का 11 और ईडब्ल्यूएस का 4। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि उपन्यास से टोटल 12 सीट उपन्यास में टोटल 12 सवाल उपन्यास से टोटल 12 सवाल पूछे गए थे और नाटक में सिर्फ 2 सवाल, नाटक से सिर्फ 2 सवाल पूछे गए और कहानी से 9 सवाल पूछे गए थे। कहानी से 9 सवाल पूछे गए थे और कविता से 4 सवाल आए हुए हैं। निबंध में 2 सवाल थे। काव्यशास्त्र से 3 सवाल आए हुए हैं। आलोचना से 2 सवाल हैं। रिपोर्टाज से 2 सवाल हैं और भाषा से बहुत कम सवाल पूछे गए हैं। भाषा से सिर्फ 1 सवाल थे। तो ऐसा नहीं है कि 1 सवाल है तो आप भाषा को पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि
इस बार भाषा से ज़रूर सवाल आएंगे, क्योंकि जो सवाल पिछले ईयर में नहीं आए हैं, जिस पोर्शन से नहीं पूछा गया है, वो इस ईयर में पूछा जाएगा। जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि आप भारतेंदु को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे कोई सवाल नहीं आए थे 2019 में, तो वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि भारतेंदु से इस बार सवाल आएंगे ही आएंगे। भारतेंदु काल को आप अच्छे से कवर कर लें। आलोचना से 2 सवाल थे, और दलित साहित्य को भी आप थोड़ा सा देख लें। दलित साहित्य से 3 सवाल आए थे, और उसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। दलित साहित्य में आप ये पढ़ लें कि कौन से लेखक किस रचना के कौन से लेखक हैं। जैसे आत्मकथा आया हुआ था, जैसे आपसे पूछ दे कि मुर्दहिया के लेखक कौन हैं, मणिकर्णिका के लेखक कौन हैं, जूठन के लेखक कौन हैं, उसका ईयर क्या है। तो ये चीज़ें आप याद कर लें, और साथ में आपको ये भी याद रखना होगा कि कौन सी रचना किस विधा की है। 2 सवाल विधा से भी आए हुए थे। और पत्रिकाओं को भी एक नज़र देख लें, उससे 7 सवाल आए हुए थे। पत्रिकाओं को भी देख लें, उसमें 7 सवाल आए हुए थे। और ये मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि किस काल से कितने सवाल आए हुए थे। तो जैसा कि आपने देखा कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इन तीनों कालों से बहुत सवाल आए हुए हैं। आदिकाल से 14 सवाल हैं, भक्तिकाल से 18 सवाल हैं। तो आप सबसे ज़रूरी चीज़ अब आप समझ सकते हैं कि क्या है। सबसे पहली चीज़ कि आपको इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव पढ़कर कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ पल के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए ये होता है, वो आप याद करेंगे लेकिन और भूल जाएंगे। लेकिन किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि हम उसे पढ़ते हैं, साथ में नोट्स भी बनाते हैं, और फिर बाद में उस नोट्स को अगर हम खुद से नोट्स बनाते हैं तो वो हमें ज़्यादा याद रहता है। आप किसी दूसरे के नोट्स को नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जो आप खुद नोट्स बनाएंगे वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, और एक स्टॉक में आपके पास पड़ा रहेगा कि हाँ, मेरे पास कुछ तो पढ़ने लायक है, मेरे पास स्टडी मटेरियल है। तो आप कोशिश करें कि खुद से टेक्स्ट बुक पढ़ें और नोट्स बनाएं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ें, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। बाकी आपके जो भी सवाल होंगे वो फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से मैं लाइव आऊँगी, और आपके जो भी सवाल होंगे मैं उसका आंसर दूँगी आपको।